नमस्ते, मैं निखिल और भूपेंद्र सोनी के साथ आपका स्वागत कर रहा हूँ इस वीडियो प्रेजेंटेशन में। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर, जिसका नाम है डीलिमिटेशन, परिसीमन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया है, भरोसा दिलाया है कि किसी की भी सीटें कम नहीं की जाएंगी, तो डर फैलाने की जरूरत नहीं है। आज ही एक मीटिंग करने जा रहे हैं कि डीलिमिटेशन में हम साउथ को अन्याय नहीं होने देंगे। श्रीमान स्टालिन जी, मोदी सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि डीलिमिटेशन के बाद प्रोरेटा के हिसाब से दक्षिण के एक भी राज्य का एक भी सीट कम नहीं होगा। और मैं फिर से एक बार कोयंबटूर की ये पवित्र भूमि पर से दक्षिण के सभी राज्यों की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मोदी जी ने निश्चित रूप से आपके सभी हितों की रक्षा कर डीलिमिटेशन में आपका एक भी सीट प्रोरेटा कम न हो, और जो बढ़ोतरी होगी इसमें उचित हिस्सा दक्षिण भारत के राज्यों को भी मिलेगा। इसमें कोई शंका रखने की जरूरत नहीं। उन्हें ये बयान क्यों देना पड़ा? क्योंकि दक्षिण से एक बयान आया था कि सचेत हो जाइए, 39 सीटें हैं, 31 आपकी होने वाली हैं। ये डीलिमिटेशन की पॉलिटिक्स है क्या? दक्षिण के राज्यों में इसे लेकर के इतनी चिंता क्यों है? और अगर कुछ राज्य चिंतित हैं तो फिर डीलिमिटेशन की जरूरत क्या है? इस विषय पर हम कुछ जानकारियां आपको देने के लिए लेकर आए हैं। वो भी सबसे पहले हम चाहते हैं कि एक आइडिया हमारे दर्शकों को लग जाए कि हिंदुस्तान में डीलिमिटेशन इससे पहले कब कब हुआ है। देखिए, डीलिमिटेशन असल में क्या चीज है। आप होता क्या है कि जिस तरह से हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसी तरीके से एक संविधान के जरिए एक ऐसी आपने संरचना गढ़ी है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे उन पॉपुलेशन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं आपके असेंबलीज के, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सेंटर हो, वहां पे उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उनकी संख्या को भी बढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये परिसीमन की बात करते हैं, मतलब वो बढ़ाने या घटाने की नहीं कहता। आर्टिकल 81 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि हर सेंसस के बाद में, सेंसस 10 साल में एक बार होगा, और हर सेंसस के बाद में परिसीमन होगा। परिसीमन क्या करता है? एक वो देखता है कि एक पूरा एक यूनिट है इंडिया, उसके अंदर वो पॉपुलेशन को देखते हैं, फिर वो स्टेट्स में जाते हैं, वहां देखते हैं कि एक यूनिट साइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होगा। बिल्कुल। और सबसे पहले लॉक होती है लोकसभा की सीट, और उसके अंदर फिर देखा जाता है कि कितनी विधानसभा की सीटें रखी जाएंगी। ऑन एन एवरेज बड़े स्टेट्स के अंदर एक एवरेज रखा जाता है कि एक यूनिट नंबर आपने एक फिक्स कर लिया, 10 लाख 12 लाख 15 लाख, जहां तक आप पहुंचे, इतने लोगों का एक सांसद होगा। और फिर उसके बाद एक नीचे का कैलकुलेशन आता है कि इतने लोगों का एक विधायक होगा। जो थिनली पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं, जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट में है, उनके लिए लॉजिक थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन वहां पे भी जनरल आइडिया यही है कि इक्वल नंबर ऑफ पीपल विल बी रिप्रेजेंटेटेड बाय इक्वल नंबर ऑफ एमपीज। तो इसमें अगर हम लोग डीलिमिटेशन की प्रोसेस को देखेंगे तो सबसे पहले 1951 में हुई, 52 में हमारा सबसे पहला चुनाव होता है, उससे पहले ही ये संख्या तय की जाती है। तब ये संख्या थी 494। ठीक है, फिर 10 साल बाद क्योंकि सेंसस दोबारा होता है, डीलिमिटेशन दोबारा की जाती है, और फिर ये संख्या बढ़ती है क्योंकि पॉपुलेशन हो गई थी हमारी, बढ़ गई तब तक, और तब पॉपुलेशन हमारी 36 करोड़ से बढ़कर लगभग 44 करोड़ के आसपास पहुंच गई थी। तब ये नंबर बना 522 का, यानी कि एमपीज की संख्या तब 522 हुआ करती थी। 1971 वो आखिरी साल था जिसमें डीलिमिटेशन प्रोसेस को दोबारा चलाया गया, और डीलिमिटेशन प्रोसेस के जरिए जो हमारे आज जो मौजूदा 543 एमपीज जो है, जो लोकसभा में बैठते हैं, वो संख्या 1971 में तय की गई थी। तब हमारी जनसंख्या बढ़कर हुई थी लगभग 54 करोड़ के आसपास, 55 करोड़। तो जो आखिरी हमारा डीलिमिटेशन थी, अगर उसको देखा जाए तो एवरेजली 10 लाख लोगों पर एक एमपी होगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस 1971 के बाद एक तरह से बार कर दी गई थी। ठीक है ना, एक अमेंडमेंट आया था, 42nd अमेंडमेंट था वो। ठीक है, और उसके बाद साल 2000 तक ये उसी तरह से चला। फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आती है, उसमें वो इस प्रोसेस को 84th अमेंडमेंट के जरिए और आगे शिफ्ट कर देते हैं, यानी 2026 तक। तो क्योंकि ये उसी टाइम पे ये चीज देख ली गई थी कि अगर आप डिलिमिटेशन करते हो, 70s वो टाइम है जब, तब तो नसबंदी का बड़ा बवाल भी बन गया था, पॉपुलेशन कंट्रोल और ये वो, देख लिया गया था कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ है।
है ना, आप देखेंगे तो नॉर्थ में प्रॉब्लम ज्यादा है, ईस्ट में प्रॉब्लम ज्यादा है, साउथ में प्रॉब्लम कम है, वेस्ट में प्रॉब्लम कम है, बाय एंड लार्ज इस तरह से चीज वर्क करती है। उसके बाद से कोई प्राइम मिनिस्टर इतनी हिम्मत लाया ही नहीं अपने अंदर। सेंसस हुए लेकिन किसी प्राइम मिनिस्टर ने, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो बीजेपी का हो, उसने इतनी हिम्मत ही नहीं दिखाई कि हम एक डिलिमिटेशन कर दें। वो रिस्क किसी ने नहीं लिया, इसलिए हर कोई वो जिसको कहते हैं ना किकिंग द कैन डाउन द रोड, कि यार आगे अगला कर लेगा, तो अगला देखेगा, मेरे को ये टेंशन नहीं चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज निखिल हमको ये समझने की जरूरत है कि जब 71 में ये बाहर किया गया कि इसको आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, तो उसका मूल कारण भी पॉपुलेशन ही था कि आप पॉपुलेशन कंट्रोल करिए, क्योंकि ये इस तरह से बढ़ती जाएगी तो पता नहीं आप कितने एमपी आपको लगेंगे आगे आने वाले टाइम में। तो उस वजह से ताकि स्टेट्स को भी वो एक मॉरल बूस्ट मिले कि हम लोग कंट्रोल करेंगे। लेकिन अब 2026 आ गया है, 2021 में सेंसस होना था लेकिन वो नहीं हुआ कोविड के चलते। पहली बार इतिहास में हिंदुस्तान के ऐसा हुआ। कोविड के बहाने में मैं नहीं मानता भूपी, क्योंकि दुनिया भर में कोविड आया था, इंडिया में अकेले नहीं आया था और बाकी जगह सेंसस हुआ है जी। तो ये तो एक मतलब इसका जवाब तो भाई जो सेंसस के लिए जिम्मेदार है भारत सरकार वही दे सकती है कि भाई उन्होंने क्यों नहीं कराया। हालांकि सरकार के विरोधियों का तो कहना यही है कि आप रैलियां करते रहे, चुनाव होते रहे, सब कुछ होता रहा, सिर्फ एक काम नहीं हुआ, सेंसस नहीं हुआ। सेंसस नहीं हुआ तो उसके बाहर हुए हैं सेंसस। हाँ। आप वर्ल्ड ओवर आप चेक कर लीजिए, बिल्कुल कोविड में हुए, कोविड के बाद हुए, है ना। और कोविड यार कब तक चलाओगे आप, 2020, 2021, 22, 23, 24, 25। बिल्कुल। तो ये जो सेंसस वाला मसला है वो तो चलो सरकारें बेहतर जानती है कि क्यों नहीं हुआ होगा। हालांकि वो चीजें कोई छुपी नहीं हुई है कि क्यों इन चीजों को रोका जाता है, आगे बढ़ा दिया जाता है। लेकिन अब 2026 आ गया है और सरकार ऑलरेडी बोल चुकी है कि अपन 2026 में सेंसस करेंगे। अब ठीक है, अब अगर ये गिनती होती है तो उसके बाद हमें समझ आएगा कि हम चाइना से कितना आगे निकल चुके हैं। तो जो हम 54 करोड़ की आबादी पे 543 एमपीज वाला फॉर्मूला लेकर चल रहे थे, वो जाहिर सी बात है आगे बढ़ेगा ही। और इसमें जो सबसे अहम चीज है वो देखने वाली ये है कि मान लीजिए अगर हम 150 करोड़ या 140, 45 या 150 करोड़ के आसपास आते हैं तो ये संख्या किस प्रोपोर्शनेट में बढ़ेगी। अगर हम पुराना डेटा देखेंगे तो हर 10 लाख पे एक एमपी चाहिए। अगर उसी तरीके से आप आगे बढ़ते हैं तो तिगनी संख्या हो सकती है, लेकिन ऐसा सरकारें करेंगी नहीं। हालांकि उसका भी एक फॉर्मूला होता होगा जिसके जरिए वो सीटों को आगे बढ़ाएंगे, प्रॉपर फॉर्मूला होता है। लेकिन इसमें जो कांग्रेस तमिलनाडु के कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट है के सेल्वा पिरथंगई, मैं अगर नाम गलत बोल रहा हूँ आप कमेंट सेक्शन में मेरे को सही कर सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा हिंदी भाषी हूँ, नाम थोड़ा टफ है। तो उन्होंने ये जो पूरी डीलिमिटेशन की प्रोसेस है उसको लेकर स्टालिन से भी पहले अपनी एक चिंता जताई थी सदर्न स्टेट्स की तरफ से। ठीक है, तो उनका ये कहना था कि अगर हम फॉर्मूला को देखें जिस तरह से सीटें बढ़ेंगी तो इसका जो सबसे ज्यादा फायदा होगा वो होगा हिंदी भाषी राज्यों को, उत्तर भारत के मेनली, और एक दो राज्य उसमें गुजरात और महाराष्ट्र भी उन्होंने जोड़े, जिसके बारे में उनका ये कहना है कि अगर ये डीलिमिटेशन प्रोसेस जिस तरीके से होगी तो उम्मीद ये है कि 39 से 49 सीटें तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु की सिर्फ 10 सीटें बढ़ेंगी अगर उनका प्रोपोर्शनेट देखा जाए। ये द हिंदू की रिपोर्ट है, मैं जिसको कोट कर रहा हूं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो अकॉर्डिंग टू कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट फ्रॉम तमिलनाडु, उनका ये कहना है कि ये सीटें 80 से बढ़कर 143 हो जाएंगी। बिहार की बात करें तो 40 से 79 तक पहुंच जाएंगी, यानी 80 कम 1। ठीक है, और राजस्थान की बात करें तो लगभग डबल 25 से 50 हो जाएंगी। और मध्य प्रदेश में ये सीट जो होंगी लोकसभा की 29 से 52, महाराष्ट्र में 48 से 76 और गुजरात में 26 से 43 सीटें हो जाएंगी आफ्टर 2026। और अगर ये नंबर को हम ऐड ऑन करें तो अभी हम लोग 543 की लोकसभा एमपी 543 की संख्या पर हैं। तो इन 6 राज्यों की ही अगर हम बात करें तो 443 एमपी महज इन 6 राज्यों से आएंगे, और अभी तक ये नंबर है 248, यानी सीधा अगर हम कैलकुलेशन करें तो 195 का निखिल मतलब जो बढ़ोतरी है वो इन 6 राज्यों को होगी। तो अगर जिस राज्य के एमपी ज्यादा होंगे, तो हम पहले भी देखते आए हैं कि प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से जाकर के इलेक्शन ज्यादातर प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से भी आते रहे हैं। ठीक है, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और बाकी अगर हम स्टेट्स की बात करें हिंदी भाषी मध्य प्रदेश और बिहार, तो इन जो राज्यों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। और अगर इन राज्यों की सीट्स बढ़ती है तो सबसे ज्यादा किस पार्टी को फायदा होगा वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियस है। ठीक है ना, तो वो भाजपा को कहीं ना कहीं इस चीज का अपर एज तो मिलेगा ही। इसमें ना वो भी सीन ये है कि जैसे ये बात अमित शाह की वहां बात ठीक है, ठीक है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि किसी की सीटें कम नहीं करने वाले,
डिलिमिटेशन की जो एक्सरसाइज होती है वो जनरली सीटें घटाने के बारे में होती नहीं, क्योंकि जनरल ट्रेंड तो यही है कि आबादी जो बढ़ रही है तो फिर सीट्स भी बढ़ती हैं। हाँ। तो वो फैक्चुअली करेक्ट बोल रहे हैं, लेकिन आप नहीं घटा के, आप एब्सोल्यूट नंबर्स में नहीं घटा रहे हो, लेकिन प्रोपोर्शन में घट जाएंगी अगर आपने डिलिमिटेशन किया तो। सही बात। और कारण क्यों है, मैं पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़ देता हूं अभी के लिए, मैं आता हूं भारत सरकार जो कराती है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, NFHS, है ना, और NFHS 5 हो चुके हैं अभी तक के। मैं NFHS 4 और 5 के आंकड़े आपको दूंगा। NFHS क्या करता है, भारत सरकार का ही सर्वे है, बहुत सेंसस तो पूरे नेशनल लेवल पे होता है, सेंसस के बाद सबसे कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे जो हिंदुस्तान में होते हैं वो उनमें से NFHS का मतलब माना जाता है, क्योंकि NFHS का एक तो जो सैंपल साइज होता है बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव होता है और बहुत साइंटिफिकली वो करते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय का ये काम होता है और उनको देखना होता है कि आप हेल्थ पर किस तरह का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो NFHS 4 हुआ था भूपी 2015-16 में, NFHS 5 हुआ था 2019-20 में, है ना। तो ये 5 साल के अंतराल में हुई एक्सरसाइज है। 2021 में उसकी रिपोर्ट आ गई थी और आप उसमें देखिए कि इंटरेस्टिंगली हिंदुस्तान का जो, अच्छा टोटल फर्टिलिटी रेट की हम बात करने वाले, TFR क्या होता है, आप ऐसा मान लीजिए कि अगर 1000 महिलाएं हैं तो उनकी जो सेक्सुअली प्रोडक्टिव एज है कि एक महिला अपनी उस सेक्सुअली प्रोडक्टिव एज में जब वो बच्चा पैदा कर सकती हैं, वो कितने बच्चे ऑन एन एवरेज पैदा करती हैं अपने जीवन काल में। तो हिंदुस्तान में NFHS 4 के टाइम पे था 2.2, यानी आबादी हमारी बढ़ रही थी, अब हो गया है 2, यानी हम ठहर गए। नेशनल एवरेज के हिसाब से देखो, रिप्लेसमेंट रेट माना जाता है 2.1। क्यों? क्योंकि 1000 महिलाएं अगर 1000 बच्चे पैदा करेंगी, मान के चलिए अगर इन थ्योरी, तो कुछ बच्चों की मृत्यु उसमें हो जाएगी, बीमारी में हो जाएगी, कुछ बच्चों की मृत्यु एक्सीडेंट्स में, युद्ध में हो जाएगी। तो पॉपुलेशन का जो रिप्लेसमेंट रेट है, अगर आपको स्थिर रखनी है कि मान फॉर एग्जांपल इंडिया की पॉपुलेशन आज 140 है, आपको 10 साल बाद भी 140 चाहिए, तो आपको जो TFR है वो 2.1 चाहिए। ठीक है, इस तरह से पॉपुलेशन का गेम चलता है। अब TFR किसका कितना था और कितना है, अब ये मेन बात है। मैं ये भी आपको बताऊंगा कि 4 साल 5 मतलब आज से 10 साल पहले और आज से 5 साल पहले का जो लेटेस्ट NFHS का सर्वे है उसमें कौन कितने पानी में था। यानी देसी भाषा में बात करें तो कहां सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ी है, किन राज्यों, कहां जनसंख्या ज्यादा बढ़ी, कहां जनसंख्या, और मैं सिर्फ ये नहीं आपको बताऊंगा कि किसने अच्छा किया, कौन अच्छा कर रहा था भी बताऊंगा। बिल्कुल। और मैं एक चीज पहले वो भी आपको बता दूं कि ये हमारे दिमाग में है ना कि नुकसान साउथ को है, नुकसान पंजाब को भी है, नुकसान हरियाणा को भी है, नुकसान नॉर्थ ईस्ट को भी है, हिमाचल को भी है। तो छोटा स्टेट सफर करेगा, या ऐसा हर स्टेट जिसने पॉपुलेशन कंट्रोल पे अच्छा काम किया। पंजाब आप याद कीजिए, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आई, प्रॉस्पेरिटी आई, तो लोगों ने अपने बच्चे पढ़ाना शुरू किए और बच्चे जब पढ़ने लगे तो फिर वो कॉन्ट्रासेप्शन, ओरल पिल्स हो गई, कॉन्डम्स हो गए, इन चीजों के बारे में अवेयर हुए, उन्होंने यूज करना चालू किया, उस तरह से कल्चर डेवलप हुआ। बिल्कुल। तो वो उनकी पॉपुलेशन के काम पे भी दिखता है। सही बात है ना, और उसका क्रेडिट फिर अक्रॉस पार्टीज जाता है, चाहे वो अकाली हो, चाहे वो कोई भी रहा, मतलब चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट्स रही हो, चाहे जो रहा हो। खराब परफॉर्मर्स पे पहले बात कर लेते हैं। बिहार आज से 10 साल पहले 3.4 था। नेशनल एवरेज 2.2, ये चल रहा है 3.4। अच्छा, लगभग 3.5 बच्चे। हाँ, आज से 10 साल पहले। और 2021 में था 3, यानी एक महिला अपने जीवन काल में 3 बच्चे पैदा कर रही है। उत्तर प्रदेश 2.7 था, ठीक है, 2.4 है आज भी, जो लेटेस्ट सर्वे है 2021 के हिसाब से। झारखंड 2.6 था, 2.3, ठीक है। मध्य प्रदेश 2.3 था, ये 2 पे आए हैं, ठीक है। लेकिन रिप्लेसमेंट रेट से पहले आगे चल रहे थे ये, आज से 10 साल पहले भी। राजस्थान आज से 10 साल पहले 2.4 था, रिप्लेसमेंट रेट से ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे थे, आज 2 पे पहुंचे हैं। गुजरात रिप्लेसमेंट रेट से 2.03, रिप्लेसमेंट रेट तो था 2.1, ये रिप्लेसमेंट रेट पर ही थे, पर 2.03 था, आज ये 1.9 पे है, नीचे आ गए। तो ये जिनका मतलब मैं कहूंगा कि प्रदर्शन, मतलब जहां आबादी ज्यादा बढ़ रही है, उन स्टेट्स का हमने आपको नाम बताया। इसमें महाराष्ट्र के नंबर्स नहीं है, जब यूपी बता रहे होंगे मैं MP का भी आपको अपडेट करूंगा। बिल्कुल। किन स्टेट्स ने अच्छा काम किया था और अच्छा ही काम कर रहे हैं पॉपुलेशन कंट्रोल में, आप उनकी लिस्ट देखिए। पंजाब 1.6 था, 1.6 है, 10 साल पहले भी 1.6 था। ये नेशनल एवरेज से आप लगाइए 0.5 कम है। बिल्कुल। वेस्ट बंगाल 1.8 थे, 1.6, तमिलनाडु 1.7 थे, 1.8 पे आए हैं, है ना, रिप्लेसमेंट रेट से नीचे। उड़ीसा 2.1 था, 1.8, बढ़िया ग्रोथ। छत्तीसगढ़ 2.2 था, 1.8 आ गए।
हरियाणा 2.1 था, 1.9 आ गए, मतलब रिप्लेसमेंट रेट पे ही थे, हरियाणा ने और इम्प्रूव कर लिया 1.9। तो आप इस चीज को नोटिस कर पाएंगे। अच्छा, जिन स्टेट्स में हम कह रहे हैं कि काम अच्छा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल तमिलनाडु है ना, या महाराष्ट्र फॉर दैट मैटर, ये वो स्टेट्स ही नहीं है सिर्फ जिनकी पॉपुलेशन अच्छी कंट्रोल हुई है, ये वो स्टेट्स भी हैं जिन्होंने ग्रोथ अच्छी दी है। बिल्कुल ठीक है, उसमें मैं गुजरात को भी गिनता हूं कि जिन्होंने ग्रोथ अच्छी दी है, जो अच्छे रेवेन्यूज लेके आते हैं, जो अच्छे टैक्सेस रेज करते हैं, जिससे ना सिर्फ उनके अपने सूबे का फायदा होता है, वो हमारे मुल्क के बजट में जाता है और वहां से पैसा बढ़ता है। तो जो स्टेट्स खराब परफॉर्म कर रहे हैं पॉपुलेशन के मामले में, बिहार हो गया, यूपी हो गया, झारखंड हो गया, उन पे भी पैसे जाते हैं वो। बिल्कुल। तो साउथ का स्पेशली, मतलब कर्नाटका में ये बात है, तमिलनाडु में ये बात है, ठीक है, महाराष्ट्र में उतना श्रील नहीं है। इन स्टेट्स का कहना है कि यार कमा कमा के तो मैं दे रहा हूं, बिल्कुल, और आप पावर मेरी कम करने जा रहे हो। उनका कहना ही यही है कि आपने 71 में जब केस आपने बोला बच्चे कम पैदा करो, हमने आपकी बात सुनी, हम सफर करेंगे इसके और लिए, उस चीज के लिए आप हमें ही पेनलाइज कर रहे हैं। यही सबसे मेजर यही है, यही सबसे, और उसमें नीम ना करेला इसलिए चढ़ रहा है क्योंकि जनरली सदर्न स्टेट्स वो स्टेट्स है जिन्होंने पैसा ज्यादा कमा के दिया है। बिल्कुल, ठीक है, और क्योंकि वहां पे एजुकेशन रेट भी बढ़िया है उनकी, इसी वजह से वहां पर पॉपुलेशन, उनके हॉस्पिटल्स अच्छे हैं, उनके स्कूल्स अच्छे हैं, बिल्कुल, तो कॉन्ट्रासेप्शन की उनकी समझ अच्छी है, तो इस वजह से वो पॉपुलेशन कंट्रोल कर पाए, पॉपुलेशन को एजुकेट कर पाए, और इसी एजुकेटेड क्लास ने बहुत सारा पैसा कमा कर भी दिया, और वो पैसा पूरे देश के काम। मैं महाराष्ट्र में बता ही देता हूँ आपको कि कितना था, आप कंटिन्यू करें। तो यही जो पैसा है वो उन स्टेट्स में काम आया जो स्टेट्स पहले से ही ओवर पॉपुलेटेड थी, और वहां की पॉपुलेशन को खिला कौन रहा है? सदर इंडियन स्टेट जी। तो उनका यही रोना है कि भाई अगर हम आपके कमाऊ बेटे हैं तो जमीन हमको ज्यादा मिलनी चाहिए, बिल्कुल ना? तो वो रोना वही है उनका। लेकिन और वो लेजिट भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर मान लीजिए जो हमारी उत्तर भारत की स्टेट्स है या हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स होगी प्लस महाराष्ट्र गुजरात, इन स्टेट्स में अगर ज्यादा सीटें बढ़ती हैं तो सदर्न इंडियन स्टेट्स का जो हालत होगी वो वैसी ही होगी जैसी आज के टाइम में नॉर्थ ईस्ट की है। ठीक है ना? अगर आसाम को छोड़ दिया जाए तो नॉर्थ ईस्ट की बाकी स्टेट्स का बहुत ज्यादा रहा नहीं है, और आसाम में भी कोई बहुत ज्यादा सीट्स नहीं है कि वो इतना इन्फ्लुएंस कर। मैं महाराष्ट्र का नंबर आ गया मेरे पास, 1.9 था 10 साल पहले, 5 साल पहले पहुंचे 1.7 पे। यानी इन्होंने भी इम्प्रूव किया। हाँ, इम्प्रूव किया। तो आप नेट देखोगे तो महाराष्ट्र भी लॉस में है। लेकिन निखिल, एक चीज जो अपने को समझनी पड़ेगी वो ये है कि आबादी तो बढ़ी रही है ना, आबादी कम तो नहीं हुई है उससे, आबादी तो हर स्टेट की बड़ी होगी ना। एब्सोल्यूट्स तो बढ़े हैं उसका, तो अगर एब्सोल्यूट बढ़ा है तो इवेंचुअली उसी बढ़ोतरी पे उनको सीटें भी मिलेंगी। होता क्या है ना, चक्कर क्या है, अगर हम देखें जैसे क्यों ऐसा है कि नॉर्थ का फायदा ज्यादा और साउथ का नुकसान ज्यादा, ये ना एग्रेवेट किस चीज से हो रहा है? जब हम कहते हैं कि बिहार का फर्टिलिटी मान के चलिए 3 है, बिल्कुल, बिहार की फर्टिलिटी 3 होना और मध्य प्रदेश की फर्टिलिटी 3 होना में फर्क है। क्यों? क्योंकि बिहार एक पॉपुलेटेड स्टेट, ज्यादा पॉपुलेशन, बड़ी पॉपुलेशन वाला स्टेट है, तो 3 हो सकता है दोनों बराबर एक मैच, लेकिन इफेक्ट जो एब्सोल्यूट नंबर्स का है ना, बिहार को ज्यादा मिलेगा। फंडा यही है ना कि अब आप अगर उसको और नीचे आओगे, जैसे उसको कंपेयर करोगे फॉर एग्जांपल तमिलनाडु से या कर्नाटका से, वो डिफरेंस और ज्यादा, भाई उनकी पॉपुलेशन और कम है। आसान भाषा में अगर कहें तो एक स्टेट में अगर 10 महिलाएं 2 बच्चे पैदा कर रही हैं तो 20 बच्चे ही हो रहे हैं। दूसरी स्टेट में 100 महिलाएं 2 बच्चे पैदा कर रही है तो वो 200 बच्चे हो रहे हैं। तो वो गैप का मसला है कि उनकी पहले ही पॉपुलेशन ज्यादा थी तो वो पॉपुलेशन और ड्रास्टिकली बढ़ी है। तो ये जो मसला है, यही डीलिमिटेशन प्रोसेस को लेकर सबसे बड़ी मुश्किल है। और अगर हम के सेल्वा पेरुंथगाई, ठीक है, मैं फिर बोलूंगा, कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर करेक्ट करें कि एक्चुअल नाम इनका किस तरह से प्रोनाउंस होता है। तो इनका यही कहना है, क्योंकि अब कांग्रेस है, अब देखिए पार्टी की अपनी पॉलिटिक्स चलती रहती है। हाँ जी। तो इन्होंने जो नंबर दिया अपनी तरफ से वो दिया है कि इस तरह से चलेंगे इनके फॉर्मूले से तो 848 एमपी होंगे अगले चुनाव में, ठीक है ना। और जो मोदी सरकार है या जो सेंटर में जो सरकार है, जो नई पार्लियामेंट है, उन्होंने यही सोचकर बनाई है, क्योंकि वहां पे सीटिंग कैपेसिटी अगर एमपीज की बात करें तो वो बढ़कर 888 हो चुकी है। तो इनको लगता है कि वो ऑलरेडी वो चीज सोच चुके हैं जो उनको करनी है। बाकी इसमें कितनी सच्चाई होगी, किस तरह से सीटें बढ़ेंगी, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो इनकी टेंशन है वो कहीं ना कहीं जायज है कि हम लोगों की जो
एक तरह से इनका जो शेयर है, ठीक है ना, वो इनको कम मिलेगा, यानी कि जो स्टेट्स जिन्होंने पॉपुलेशन पे कोई कंट्रोल उस लेवल पे नहीं किया, ओवर पॉपुलेटेड है, वहां पे खिलाने के लिए भी इन स्टेट्स का पैसा जा रहा है, तो उन स्टेट्स को बिगर शेयर ऑफ पाई मिलेगा, जबकि डिजर्व ये करते हैं। तो ये वाला मसला है मेन ये ना कि भाई स्टेट्स या जर्नलिस्ट्स या पॉलिटिकल पार्टीज, अभी क्या है, अभी ना हम लोगों को अंधेरे में तीर इसलिए मारना पड़ रहा है क्योंकि हम, जैसे मैं भी आपको एनएफएचएस बता रहा हूँ, तो 10 साल पहले 5 साल पहले के नंबर्स हैं। अगर तो गवर्नमेंट ने सेंसस ही करा दिया होता तो बात सिर्फ पॉपुलेशन की नहीं, सेंसस से इतनी काम की जानकारी सामने आती कि हमारे हेल्थ इंडिकेटर्स क्या हैं, कौन सा स्टेट किस तरह परफॉर्म कर रहा है, लोगों का जीवन स्तर क्या है। सेंसस न करा के एक, मैं डिससर्विस कहता हूँ इसको, मतलब अपने मुल्क के प्रति, कि सेंसस न करा के इतने सारे डेटा से अभी क्या हो रहा है ना, हम 2011 का सेंसस था, हम अभी उसके हिसाब से चल, ऐसा नहीं है कि सरकार के पास पॉलिसी बनाने के लिए डेटा है ही नहीं, वो क्या कर रही है 2011 के डेटा को एक्सट्रापोलेट करती है, जो उनके पास तब पैटर्न्स थे, या वो कुछ एनएफएचएस पे चले जाते हैं। बिल्कुल, ये आप तुक्के लगा रहे हो यार, तुम गिनती करो ना। वही बात है, जब आपने रूल बनाया हुआ है तो आप 10 साल में गिनती करो। कोविड खत्म हो गया, 24 का इलेक्शन खत्म हो गया, 25 का दिल्ली इलेक्शन भी खत्म हो गया, अब कर लो। तो ये एक चीज सबसे, मतलब मैं कहता हूं कि डिलिमिटेशन से ज्यादा बड़ा अगर कोई इशू है तो हमारे सामने आज की डेट में वो सेंसस है। इस मुल्क को एक सेंसस की जरूरत है ताकि हमें अपने बारे में पता चल सके। बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसमें ना निखिल, एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि हम लोग, जैसे डोनाल्ड ट्रंप अभी बहुत सुर्खियों में है, तो अमेरिका की भी बात कर लेते हैं, वहां भी डिलिमिटेशन हुई। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आप देखिए ना कि एक स्टेट है, मतलब एक पूरा एक मुल्क है, ठीक है ना, उसको चलाना है तो उसको सोच समझ के ही चलाया जा सकता है। उनका डिलिमिटेशन कब हुआ? उनका डिलिमिटेशन आखिरी बार हुआ 1913 में। उसके बाद वो एक रूल बना दिया गया कि इससे ऊपर बढ़ेंगे ही नहीं, फ्रीज हो गया। 435 वहां पे नंबर है, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ सीट्स का अगर हम बात करें, और 435 से ऊपर आप सोचिए 110 साल से 112 साल हो चुके हैं इस बात को वो चला रहे हैं और ठीक चल रहा है। उस वक्त अमेरिका की पॉपुलेशन क्या थी? लगभग 10 करोड़, 9 करोड़ 80 लाख, ठीक है। और अभी हम अगर 2013-14 तक का उनका सेंसस देखें या बाकी, तो लगभग 4 गुना के आसपास उनकी अभी तक की पॉपुलेशन हुई है। 4 गुना होने के बावजूद भी वहां पर जो रिप्रेजेंटेटिव्स की संख्या है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, वो है 435। उन्होंने नहीं बढ़ाया। इसमें सिर्फ चेंज क्या हुआ? टेक्सास में 2 सीट बढ़ाई गई और 5 राज्य ऐसे थे जहां 1-1 सीट बढ़ाई गई अमेरिका टोटल स्टेट्स में से। लेकिन उन्होंने ये जो बढ़ाया है नंबर, वो बाकी स्टेट्स में से 1-1 सीट कम कर दी, 7 स्टेट्स में से। तो उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश क्या की कि सबको समान एक वो मिल जाए अधिकार अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनने का, और हर स्टेट से जो एक तरह से लोग चुनकर आए वो लगभग बराबर हो और उनका से बराबर हो। बराबर। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम इस डिलिमिटेशन को इसी तरह से अगर ये बढ़ती है जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, तो इससे होगा क्या? आपकी मोस्टली स्टेट्स एक तरह से छोटी रह जाएंगी और 5-6 स्टेट्स ऐसी होंगी जिनके पास बिगर शेयर होगा, और फिर आप इग्नोर कर, जैसे आज मतलब वो 7 सिस्टर्स हैं ना, हाँ, पंजाब भी आ गया, 13 सीट्स है, 13 सीट से क्या फर्क पड़ रहा है? तो वो नेशनल पॉलिटिक्स में वो बेचारा कभी वो मैटर ही नहीं कर पाता उस तरह से। नहीं कर पा रहा। आप सोचिए, फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब चीजें हो रही हैं, लेकिन अगर मान लीजिए वहां 40 से 50 सीट्स होती तो शायद ये जो पूरा इशू है एड्रेस हो चुका होता। भाई आज के अभी जो गठबंधन सरकार चल रही है उसके लिए 40 बहुत बड़ा नंबर हो जाता, तो वो इग्नोर नहीं कर पाते। इसी तरह से हरियाणा को देख लीजिए आप, 10 सीट्स है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्या चल रहा है, जो चल रहा है सही ही चल रहा है। तो इस तरह से आप नॉर्थ ईस्ट में बढ़ जाएंगे, तो अगर आप सिर्फ आसाम को छोड़ दे तो वहां भी कोई बहुत ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है, बाकी स्टेट्स तो बहुत ही ज्यादा छोटी हैं। तो एक तरह से धीरे धीरे वो एक ना मतलब डिस्ट्रेस पैदा होता है उन लोगों में कि हमारी आवाज कब सुनी जाएगी, किन मुद्दों पर सुनी जाएगी, और जैसे जैसे उनका जो शेयर है वो कम होगा वैसे वैसे उनकी आवाज और दबती जाएगी। तो यही वो मसला है डिलिमिटेशन का, जिसको सही करने की जरूरत है। और जानकारों की माने तो उनका यही कहना है कि आपको अगर इसका सही तरीका खोजना है तो वही है कि नंबर ऑफ एमपीज की संख्या 543 रहने दे। आपको बढ़ाना है तो आप हर स्टेट में लेजिस्लेटिव जो असेंबली है उसमें एमएलए की संख्या बढ़ाइए, क्योंकि उन लोगों की जो दरकार है वो अपने लोकल एमएलए से ज्यादा है। जनसंख्या बढ़ रही है तो एमएलए की संख्या बढ़ेगी, ठीक है, विधानसभा की सीटें बढ़ जाएंगी तो उनका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा तो उस तक पहुंच होगी उनकी, और वो अपने मुद्दों पे बात कर पाएंगे। और वही मुद्दे बाद में इन 543 एमपीज के मुंह से या इनके जरिए,
ठीक है ना, आप पूरे देश के पटल पर रख सकते हो लोकसभा में, और उसमें किसी तरह का कोई हर्ज नहीं है। और इसका ना सिर्फ ये मतलब, मुझे तो खैर अब पता नहीं लोगों को क्या लगेगा, मैं ना पूछना चाहता हूं जो लोग मरे जा रहे हैं डिलिमिटेशन के लिए, आप चाहते हो ज्यादा एमपीज, अभी जो 543 हैं, ठीक है, ये लेजिस्लेटर्स हैं, इनमें से कितने ऐसे हैं जो ढंग से बोल पाते हैं पार्लियामेंट में, और क्या उनकी मतलब अटेंडेंस क्या है, उनकी अटेंडेंस क्या, मतलब आप किसी भी पार्टी को देखो, किसी भी पार्टी को देखो, उसमें इन मीन 3 लोग होते हैं जिनको बोलना आता है, ठीक है, वो उनको टाइम भी ज्यादा, वो भी रो रहे हैं कि उनको मिल नहीं रहा टाइम। अब आप शशि थरूर को ले लीजिए, तो उनका यही कहना है कि मेरे को टाइम, तो बोलने वाले बेचारे, बड़ी पार्टी होगी, बीजेपी होगी, तो उनके पास 20-25 या 30-50 होंगे, लेकिन सारे बोलने वाले वहां भी नहीं है। बिल्कुल, ठीक है, आप अगर आपके दोस्त लोग मिनिस्ट्री में हैं तो पूछ लीजिएगा कि जो मंत्री हैं वो कितना इन्वेस्ट करते हैं टाइम, ठीक, लेजिस्लेशन ज्यादातर जो आउटसोर्स किया गया है, एक्सेंचर और इस तरह की जो कंसल्टेंसी फर्म्स है वो बैठ बैठ के कानूनें बना रही हैं, ठीक है, वो मिनिस्ट्री से घूम फिर के आ जाता है, वो टेबल हो जाता है, एक विप आती है, हाँ भाई सब लोग दबाओ बटन और कानून पास हो जाता है। तो मैं इस चीज को समझ नहीं पा रहा हूं कि ये रिप्रेजेंटेशन के लिए मतलब ये जो आई है ना कि नहीं बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, इससे होगा क्या? लोकसभा तो छोड़िए, क्या हम 543 में जो अनरूली बिहेवियर देख रहे हैं, जो झगड़े देख रहे हैं कि मेरा माइक बंद कर दिया, मेरे को कैमरे पे नहीं दिखा रहे, 800 संभाल लोगे आप? कुर्सियां बना दी गई हैं तो मेन ये तो मसला है ये। मैं तो, आप लोकसभा की बात कर रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ विधानसभा में हाल ये है कि कौन सी स्टेट का भी मैं मसला सुन रहा था कि रिक्लाइनर्स लगाए जाएंगे। हाँ। उनके विधायक थक जा रहे हैं और वो दोपहर को घर जाते हो वापस नहीं आ रहे, ठीक है ना, तो वो कह रहे हैं कि एक नींद यहीं पे निकाल लेना। और स्टेट असेंबलीज के भी बारे में, पार्लियामेंट तो चलो नेशनल मीडिया का बड़ा अटेंशन रहता है, लोग लाइव देखते हैं, हम लोग भी उस पे शो लेके आए हुए हैं, पार्लियामेंट स्ट्रीट जो आप लोग देखते हैं। हाँ। मैं जानना चाहता हूँ स्टेट असेंबलीज कितना बैठ रही हैं? बिल्कुल, ठीक है, एक पता चलता है कि बजट सेशन आया, ठीक है, वित्त मंत्री कौन होता है? मुख्यमंत्री। कर्नाटका की बात थी, वैसे मैं ऐड कर दूं कि जो 15 रिक्लाइनर्स वहां पे लगाए जाने, कर्नाटका की बात है। तो मुख्यमंत्री ही वित्त मंत्री हैं, वो खुद ही बजट पेश कर रहे हैं, वो खुद ही बात कर रहे हैं, वो अच्छा एक आध कोई एलओपी होंगे बेचारे, वो 3-4 उनके बयान चल जाते हैं, 1-2 दिन बजट पे बात होती है, भम खत्म। आपने आखिरी बार कब किसी स्टेट के विंटर सेशन से कोई बड़ी चीज सुनी थी? बिल्कुल। कब किसी स्टेट के मॉनसून सेशन से कोई बड़ी बात सुनी थी? मॉनसून और विंटर सेशन, इनके क्या पूरे जो कायदा है कि इतनी मीटिंग्स होनी है उतनी क्या चल रहे हैं, या हफ्ते हफ्ते में बंद हो रहे हैं? हफ्तों में बंद हो रहे हैं तो कितने लोग वहां जा रहे हैं? ये सब आप निकाल, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। अरे मैं कह रहा हूँ रोज शेयर बाजार गिर रहा है, कहाँ चर्चा हो रही है? हम चर्चा किस पे कर रहे हैं कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी तमिलनाडु में लागू होगी कि नहीं होगी, ठीक है ना। तो जो मेन मुद्दे हैं उन पे बात ही नहीं हो पा रही है, ठीक है ना। 90% कौन सा आंकड़ा मैं भी देख रहा था कि ऐसे लोग हैं जो कंज्यूमेबल गुड्स नहीं खरीद पा रहे हैं, उनके पास उतना पैसा नहीं है, ठीक है। 80 करोड़ लोगों को हम 80 करोड़ लोगों को हम लोग फ्री में राशन बांट रहे हैं। अभी तक हम उन लोगों के लिए सोच ही नहीं पाए कि उनका जो स्टैंडर्ड खुद मुख्तारी कैसे आएगी। हाँ, ठीक है ना। मतलब मैं एग्री करता हूँ कि जिसको जरूरत है उसको सरकार को राशन देना चाहिए। मैं इसमें पूरी तरह से गवर्नमेंट के साथ हूँ कि आप दो, है ना, भूखा कोई ना मरे, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी है। लेकिन हमें ये भी सोचना है कि वो भूखा ना रहे, है ना, कुछ एक स्किल आए उसके हाथ में, खुद मुख्तार बने, अपना कमाने खाने भी लगे, इसकी भी चिंता हमको करनी है। वो बढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा, नहीं तो बात वही होगी, सदर्न स्टेट कमा रहे हैं, हम लोग बाकी जगह बांट रहे हैं। हाँ। तो वही रहेगा। अब हम एक चर्चा इसमें और ऐड करना चाह रहे हैं अपने दर्शकों के लिए निखिल, कि वहां पे तमिलनाडु में ये तो चल ही रहा है क्योंकि ये तो सारी सदर्न स्टेट्स का ही मसला, इवन छोटी स्टेट्स का, चाहे वो पंजाब हरियाणा हो। लेकिन तमिलनाडु में एक और मसला है 3 लैंग्वेज वाला, ठीक है ना। तो एक वो जो मसला है वो भी अपने आप में काफी गंभीर है, क्योंकि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं अपना धर्मेंद्र प्रधान, 2400 करोड़ की उन्होंने जो तमिलनाडु को फंड जाता था वो रोक दिया है समग्र शिक्षा स्कीम के तहत, ठीक है ना। ये क्यों रोका गया है? क्योंकि वो लोग चाह रहे थे 3 लैंग्वेज पॉलिसी सरकार चाहती है सेंटर की कि वहां पर लागू हो तमिलनाडु में, और तमिलनाडु सरकार उसे लागू नहीं करना चाहती। तो सोचिए वहां पे अभी ये मसला भी एक बड़ा बढ़ चढ़कर सुर्खियां बटोर रहा है, और इसकी भी एक काफी प्रॉब्लमेटिक है उन लोगों के लिए, क्योंकि वो लोग पहले ही, क्योंकि सदर्न स्टेट्स में एक मसला रहा है हिंदी भाषियों को लेकर, ठीक है ना। बहुत से विवादित बयान भी हैं जिनको हम कंडेम भी करते हैं कि ऐसे बयान नहीं आने चाहिए थे जो डीएमके के लीडरों द्वारा
2023-24 के दौरान हमने देखे भी हैं, चाहे वो उदयनिधि का ही बयान हो, स्टालिन के बेटे हैं, तमिलनाडु के सीएम के बेटे, जिन्होंने कहा था कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए, उसके बाद माफी मांगने तक से मना कर दिया। इसके अलावा और कुछ बयान हम लोग अगर देखें तो दयानिधि मारन का बयान आया था एक वक्त में बिहार के लोगों के लिए। उनका ये कहना था जो हिंदी सीखते हैं वो आते हैं हमारे यहाँ पर और वो यहाँ पर आकर सड़कें और टॉयलेट साफ करते हैं। ठीक है, ये बयान था 2023 में दयानिधि मारन का। तो एक वो जो डिवाइड था हिंदी भाषी और वहां की लोकल लैंग्वेज को लेकर, तो वो तो चला ही हुआ वो था, है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं अब सरकार ने जो नेशनल पॉलिसी अपनी बनाई है शिक्षा को लेकर, उसमें उनका ये कहना था कि एक जो है लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जिससे देश में यूनिटी बढ़े, ठीक है ना। तो ये जो पूरी 3 लैंग्वेज पॉलिसी है, इसका मसला क्या है, 2 आप नेटिव लैंग्वेज अपनी रखिए स्कूल में, और बच्चे को एक चुननी है लैंग्वेज ऐसी जो एक तरह से यूनिटी में मदद करे। तो अब आप ये बताइए कि अगर कोई बच्चे के सामने आप कोई लैंग्वेज बताते हैं तो मेरे हिसाब से पंजाबी तो नहीं चुनेगा वो, तो वो जाएगा कहाँ पे, एक तरह से जो इंडिया में लैंग्वेज बोली जाती है हिंदी की तरफ। तो यही उनका भी कहना है कि हम हिंदी अपने यहाँ नहीं पढ़ाएंगे। अब ये क्या मसला है, इस चीज को मतलब हम लोग कह सकते हैं ये कंट्रोवर्शियल चीज है जिस पे बहुत लंबी डिबेट हो सकती है। बहुत सारे आंदोलन हुए हैं भाषा के आधार पर, जिसके आधार पर स्टेट्स बटी है। पंजाब में भी वही रहा और सदर्न स्टेट्स में भी। ये ना वो भी हमको मतलब मैंने इसमें मैं किसी पार्टी को नहीं वो करता, हमको ना एज ए नेशन इस बात को सोचने की जरूरत है। जब फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, है ना, तो जैसे एक मेन स्ट्रीम जो एक वो कांग्रेस नेशनलिज्म था, क्योंकि उनके वो अधिवेशन वगैरह होते थे और एक ही बड़ी पार्टी थी जो रिप्रेजेंट करती थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अकेले कांग्रेस है, बाकी भी हैं, है ना, चाहे वो हिंदू राइट विंग के लोग हो, हिंदू महासभा, इनका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन आपको मिल जाएगा। मैं कहता हूँ एज ए नेशन हम जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तब हिंदी को एक संपर्क भाषा के तौर पे हर कोई वेलकम करता था। बिल्कुल। राजभाषा समितियां जो होती थी, जो आज आप ऑफिसेज में देख रहे हैं, पहले चाहे साउथ हो, ठीक है, चाहे आपके ये पंजाब हरियाणा हो, हर जगह ऐसी आपको समितियां मिलती थी जहां पे जो नेटिव स्पीकर्स हैं, है ना, चाहे वो पंजाबी स्पीकिंग लोग हों या वो तमिल स्पीकिंग लोग हों, चाहे वो कन्नड़ा स्पीकिंग लोग हों या वो मराठी स्पीकिंग लोग हों, उनमें से बंदे आते थे और वो कोशिश करते थे कि एक वो जो क्राउड है, जो गैदरिंग है, जो फ्रीडम मूवमेंट के लिए इकट्ठा हुई है, उसको वो एड्रेस करेंगे इन हिंदी। ठीक है, तो ये हो रहा था खुशी खुशी, संपर्क भाषा के तौर पे अपनाते हैं, तो ठीक है, जो उसमें मैं मान लूंगा। बट मैं इसमें एक ऐड करूं, तो तब उस वक्त वहां पे वोट नहीं डल रहे थे, वोट नहीं डल, हाँ, तो ये राजनीति इन्वॉल्व है ना। तो मैं यही, तो एक जमाना था जहां पे पंजाबी भी हिंदी सीख रहे हैं, बिल्कुल, तमिल भी हिंदी सीख रहे हैं, कन्नड़ा लोग भी हिंदी सीख रहे हैं, मराठी भी हिंदी सीख रहे हैं, ना सिर्फ सीख रहे हैं, वो पब्लिक वो पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, जो फ्रीडम मूवमेंट की मीटिंग्स हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां से आज हम आ रहे हैं कि हमारे ही मुल्क में मतलब हमारे ही नेता अगर ये बोल रहे हैं, अगर ये एक शिकायत पैदा हो गई है हिंदी इम्पोजिशन की, तो हमको सोचना चाहिए कि हम कैसे आए यहाँ। और ये सिर्फ सदर्न स्टेट्स का मसला नहीं है निखिल, अगर हम बात करें तो मैं अगर, क्योंकि पंजाब से आता हूँ, मैं पुराने अपने दादा को देखूं या उनकी एज के जो भी लोग थे, वो उर्दू में अखबार पढ़ते थे, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज होती थी पढ़ाई में हिंदी के साथ साथ उर्दू भी रही, लेकिन उर्दू ज्यादा रही, तो वो उर्दू के अखबार, धीरे धीरे पंजाब से उर्दू गायब हो गई, शिक्षा से उर्दू गायब हो गई। हिमाचल में मैं बात करूं, जब तक मैं छोटा था, आज से 20-25 साल पहले बात करूं, तो उर्दू एक लैंग्वेज हुआ करती थी पढ़ाई में, वहां भी खत्म हो गई, ठीक है ना। तो ना वो ऑप्शन में बची, ना वो किसी तरीके से बची। तो ऐसा नहीं है कि एक कोई स्टेट दुखी है एक चीज को लेकर, ये ओवरऑल राजनीतिक मसला हो गया है, ठीक है ना, कि उर्दू पढ़ाएंगे तो पता नहीं क्या सीख जाएंगे, इनको हिंदी पढ़ाओ। और दूसरी चीज क्या है, पंजाब लो, तमिलनाडु लो, कोई स्टेट लो, हर कोई आदमी अंग्रेजी पढ़ना चाहता है, ठीक है ना। जबकि जापान को देखो, जापानीज चलती है, चाइना को देखो, चाइनीज चलती है, उनकी एटलीस्ट एक लैंग्वेज है जिसपे वो स्टिक है कि भाई तुम्हें मेरे मुल्क आके बात करनी तो मेरी लैंग्वेज में बात करिए या दुभाषिया लेके वो तो ठीक है। लेकिन विडंबना ये हम इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम वो लैंग्वेज नहीं पढ़ना चाहते जो हमारे हिंदुस्तान की लैंग्वेज। उसका बस एक मेरा छोटा पॉइंट मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ कि वो ना इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी से बनता है गोपी ना। जापान में अगर आप जापानीज आती है आपको, तो आपके लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं, है ना। कोरिया में कोरियन भाषा के लिए होंगी, चाइना में चाइनीज आपको आती है तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है। आप चाइना में भी इंग्लिश सीख रहे हैं लोग, बिल्कुल, है ना, स्पेशली जो लोग बाहर जाके सीखते हैं। इंडिया में अगर हमने हिंदी के साथ में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज पैदा की होती, बिल्कुल, तो
मतलब इस बात में कोई बहुत दम होता, लोग अंग्रेजी इसलिए सीखते हैं क्योंकि अंग्रेजी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के साथ आती है। दोनों ही मसले हैं ना। हम एक हमारे माइंड में वो भर दिया गया है कि इंग्लिश नहीं आती तो ये गवार है, ठीक है ना, क्योंकि हिंदी को वो बढ़ावा ही नहीं दिया गया, ठीक है ना। फॉर से किसी भी लैंग्वेज को अंग्रेजी के अलावा अगर वो कोई भी मातृभाषा अपनी बोल रहा है या अपनी कोई स्टेट की भाषा बोल रहा है, नेटिव लैंग्वेज बोल रहा है, वो गवार है। तो एटलीस्ट सदर्न स्टेट्स ने और पंजाब ने इतना जरूर किया है कि भाई पंजाबी बोलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कितनी सरकारी नौकरियां हैं, उसके बाद आपको प्राइवेट जॉब में जाना पड़ेगा। पंजाब में अगर हम मोहाली को देखें तो सर्विस सेक्टर है, उसमें भी केपीओ बीपीओ ज्यादा है, तो केपीओ बीपीओ में आपको चाहिए तो आपको अंग्रेजी चाहिए भाई, या इंडियन मार्केट में आओगे तो हिंदी ना पंजाबी, आपको अंग्रेजी चाहिए। तो ये हम लोगों का पैदा किया फ्लॉ है, और उस चीज को हम ठीक नहीं करना चाहते कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बढ़ाएं और चीजें ना, कहाँ पे हिंदी इंपोज हो जाए तो अपना वोट शेयर बढ़ जाए, ठीक है ना, कहाँ पे पंजाबी को किल किया जाए, कहाँ पे किस लैंग्वेज के साथ क्या कर दिया जाए, तो ये सारा अभी राजनीतिक मसला बन के रह गया है। जो शिकायत इस मैं बस ये कहना चाहता हूँ, लेकिन जो भाषाओं के इम्पोजिशन की अगर हम गलत बोल रहे हैं अगर, तो ये जो भाषाओं के रखवाले हैं ना, इनके भी बच्चे क्या पढ़ रहे हैं एक बार चेक होना चाहिए। ये मेन बात कि जो लोग अगर पंजाब में कोई ये शिकायत करता है कि नहीं हिंदी नहीं पंजाबी, तो वो अपने बच्चों को कहाँ पढ़ा। पंजाब के जितने बड़े नेता है उनके बच्चे, मैं शर्तिया बोलता हूँ, पंजाबी नहीं लिख सकते। कारण क्या है, वो पढ़ते का है हिमाचल के स्कूलों में, सनार में पढ़ेंगे, ठीक है ना, ऐसे ही शिमला का एक स्कूल। ये सेम चीज मैं बाकी जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स है उनको भी पूछना चाहिए, शिमला का स्कूल, ठीक है ना, कि कितने अगर आप प्लेट्स पढ़ेंगे ना तो आपको दिखेगा कि मजीठिया जी यहाँ के एलुमनाई है, ठीक है, ये सुखबीर बादल सनार के एलुमनाई है, अगर मैं सही हूँ तो ये आपको वहीं के मिलेंगे। तो क्या सनार में पंजाबी पढ़ाई जाती है? ये चीज वही है ना, जो लोग तमिल बचाना चाहते हैं उनके बच्चे तमिल स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, क्या चेक होना चाहिए। जिनको मराठी बचानी है उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं देखो, जिनको एसएमईज बचानी है उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, ये ना थोड़ा सा देखना चाहिए, मतलब ऐसा बिटवीन द लाइंस जाकर। बिल्कुल सही बात। एनीवेज और कुछ ऐड करना हो तो बताएं मूपी। और बस कुछ नहीं है, भाषा का ये आंदोलन है अभी ये भी तूल पकड़ रहा है, और इसका सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि 2026 में तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं, ठीक है ना। और उससे बड़ी चीज ये है कि बीजेपी का जो वोट शेयर है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ बड़ा है, ऐसे नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा नहीं बड़ा, 10% पे 11 पॉइंट समथिंग पे बीजेपी आ गया है वोट शेयर बीजेपी का 2024 के। अगर लोकसभा चुनाव देखें तो बीजेपी अब बिल्कुल अपनी आंख गड़ाई बैठी है साउथ पे, ठीक है। कर्नाटका एक लौता दुर्ग है जो उन्होंने कभी फतेह किया था, ठीक है ना, दोबारा उसमें उन लोगों, लेकिन बाकी उनको केरला तमिलनाडु बाकी जगह अभी वो नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन वो तैयारी में है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी गुजरात में घुसी थी, वो 10% से ऊपर के वोट शेयर पे पहुंची नहीं, अलार्म बेल्स बज गई कांग्रेस और बीजेपी के लिए, उसी तरह से वहां की लोकल पार्टीज के लिए वो अलार्म बेल है कि बीजेपी अब धीरे धीरे अपना बेस बना रही है। और अमित शाह ने जब स्टालिन के बयान का जवाब भी दिया है तब वो कोयम्बटूर में थे, 3 बीजेपी के ऑफिसेस थे जो वहां पर उनको इनॉग्रेट करने थे। कोयम्बटूर से ही अन्नामलाई आते हैं, ठीक है ना, जो वहां से चुनाव लड़ चुके हैं, हारे थे 1,20,000 वोट से। तो ये सब जो मसला है ये सारा राजनीति है, इसके अलावा कुछ नहीं है। फिर चाहे वो कांग्रेस हो, AIADMK हो, DMK हो, कोई पार्टी, बीजेपी इंक्लूडिंग, कोई मतलब ऐसा मसला नहीं है जो लोगों से जुड़ा हुआ है। वो मसला वहीं से है कि सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा। ठीक है, तो भाषाओं के रखवालों से और हमारे दर्शकों से हम विदा लेते हैं। कुछ चीज़ें हम आपके लिए क्लियर करते हैं। जो ये पूरा लैंग्वेज पॉलिटिक्स है उसमें खबर गांव का से यही है कि हिंदी एक बड़े लेवल पे हमारी संपर्क भाषा है। इस बात में कोई बुराई नहीं है कि कोई पंजाबी स्पीकिंग या कोई तमिल स्पीकिंग या कोई कन्नड़ा स्पीकिंग हिंदी सीखता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। खुशी खुशी हो, हमें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ भाई, जहाँ ये शिकायत आती है कि भाई आप जबरदस्ती करवा रहे हो, उस चीज के साथ हम नहीं खड़े हैं। बाकी हमारा मानना यही है कि अंग्रेजी के बजाय कोई इंडियन लैंग्वेज ही अगर हमारी संपर्क भाषा हो तो वो एक बेहतर तरीका है। बिल्कुल सही बात है। इसी नोट पे हम इस बातचीत को कंक्लूड कर रहे हैं। आपको ये बातचीत कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और देखते रहिए खबर गांव। शुक्रिया।